हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम 3 से लेकर 9 मार्च तक के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के वीकली करंट अफेयर का। 97th ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? यहाँ पर देखिए, ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड को ही एकेडमिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। हाल ही में 2025 में 97th ऑस्कर अवार्ड का आयोजन किया गया यूएसए के लॉस एंजलिस में। यहाँ पर बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया एनोरा मूवी को। आंसर ए हो जाएगा। एनोरा मूवी ने ऑस्कर में देखिए 5 ऑस्कर अपने नाम किए हैं 2025 में। सबसे ज्यादा नॉमिनेशन एमिलिया पेरेज मूवी को मिले थे, जो कि एक फ्रेंच मूवी है। 13 नॉमिनेशन इसने अपने नाम किए, लेकिन इसने अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो 2 ही ऑस्कर अवार्ड मिले हैं एमिलिया पेरेज को, लेकिन ये 13 अलग अलग कैटेगरी में नॉमिनेट की गई थी। यहाँ पर देखिए, ऑस्कर अवार्ड में जो अदर कैटेगरीज है उनकी यहाँ पर एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां से हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया? एनोरा मूवी को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया सीन बकर को, जो कि एनोरा मूवी के लिए ही डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्टर की बात करें तो ये हैं एड्रिन ब्रोडी, द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन, एनोरा मूवी के लिए। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले एनोरा। बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले कॉन्क्लेव मूवी। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी द ब्रूटलिस्ट। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म फ्लो। और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म आई एम स्टिल हियर, जो कि ब्राजील की मूवी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड की सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 1929 में। पहली बार आयोजित किए गए थे एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा। हर साल ऑस्कर अवार्ड आयोजित किए जाते हैं। 2025 में ये 97th ऑस्कर अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्तुकला के नोबेल के रूप में जाना जाने वाला प्रित्जकर अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये आपको पता होना चाहिए कि आर्किटेक्चर का नोबेल किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है प्रित्जकर अवार्ड को। हाल ही में देखिए 2025 में 54वां प्रित्जकर अवार्ड दिया गया चीन के लिऊ जियाकुन को। लिऊ जियाकुन की बात करें तो ये चीन में जन्मे हैं। एजुकेशन और कल्चरल इंस्टीट्यूशन से लेकर काफी सारी कमर्शियल बिल्डिंग में, परियोजनाओं में इन्होंने काम किया है। लिऊ जियाकुन, जो कि बहुत ही फेमस चीनी आर्किटेक्ट हैं, इनको दिया गया प्रित्जकर अवार्ड 2025 वास्तुकला का नोबेल। इसके पहले 2024 में जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को 53वें प्रित्जकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी 1979 में। अमेरिका की प्रित्जकर फैमिली ने इसकी शुरुआत की थी, इसीलिए इस अवार्ड को प्रित्जकर अवार्ड कहा जाता है। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में किसी भी आर्किटेक्ट को यह हर साल दिया जाता है। 2025 में चीन के लिऊ जियाकुन को दिया गया। दिलजीत दोसांझ को किस इंटरनेशनल ब्रांड का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो पंजाबी सिंगर है दिलजीत दोसांझ, जिनको लिवाइस ने हाल ही में अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब दिलजीत दोसांझ पूरे वर्ल्ड में लिवाइस के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं लिवाइस के। किसे बारबाडोस देश द्वारा ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए, किसी भी देश का जो हाईएस्ट ऑनर होता है, या तो भारत के पीएम को दिया जा रहा है या फिर प्रेसिडेंट को दिया जा रहा है। यहाँ पर बारबाडोस देश, जो कि एक कैरेबियाई देश है, इसने अपने यहाँ का हाईएस्ट ऑनर ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, इससे सम्मानित किया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को। बारबाडोस के प्रेसिडेंट डेम सेंड्रा मैसन ने यह अवार्ड भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को दिया, क्योंकि देखिए कोविड पेंडेमिक के समय हमने बारबाडोस को काफी सारी वैक्सीन भेजी थी। वैसे वर्ल्ड के काफी सारे देशों की हमने उस वक्त मदद की थी, उसमें बारबाडोस भी एक देश है। तो इसीलिए बारबाडोस ने अपने यहाँ के ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया
भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को। और इस तरीके से देखिए नरेंद्र मोदी के पास अब 21 देशों के हाईएस्ट ऑनर हैं। इन सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में मेन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2024 में जो दिए गए उनकी हम बात कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो 2024 में भूटान सरकार ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था। फिर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू 2024 में रशिया ने दिया पीएम मोदी को। ऑर्डर ऑफ नाइजर 2024 में नाइजर देश के द्वारा दिया गया। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर डोमिनिका देश ने दिया भारत के पीएम को। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना दिया गुयाना देश ने। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस ये अभी दिया गया बारबाडोस के द्वारा। और ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये दिया है कुवैत की सरकार ने भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को। और अब बारबाडोस ने दिया ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। बारबाडोस एक कैरिबियाई देश है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जिसकी कैपिटल ब्रिज टाउन है। अब आ जाइए फ्रेंड्स, आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। वैसे आप सभी को पता है कि क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए सेल शुरू हो गई है, जहां पर सभी कोर्सेस अप टू 90% तक ऑफ में आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा आपको जो स्पेशल ऑफर देखने को मिलेगा, अगर आप 100 आवर जीएस का कोर्स ज्वाइन करते हैं 999 में, तो आप आरम बैच ले सकते हैं जो कि फाउंडेशन बैच है हमारा। ये आपको केवल 99 रुपीज़ में अवेलेबल होता है। इसके अलावा आपको आरम 2.0 जो कि सिविल सर्विसेज के लिए हमारा बैच है, ये आपको 1299 रुपये में अभी अवेलेबल है। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है। पूरे इंडिया में सिविल सर्विसेज का सबसे कम रेट का ये बैच है जिसे आप 1299 में अभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना देर किए आप इसे ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दिया है, वहां पर आप इसे अवेल कर सकते हैं। आई होप ऑफर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आगे आ जाइए। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जो कि विभिन्न देशों में आतंकवाद के इफेक्ट को नापता है, इसमें भारत की रैंक क्या है? देखिए इंडेक्स किस आधार पर तैयार किया जाता है, पहले बात आती है ये। तो किस देश में आतंकवाद कितना ज्यादा है, आतंकवादी घटनाओं की संभावना कितनी ज्यादा है, इस आधार पर अलग अलग डायमेंशंस को इंक्लूड किया जाता है और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को जारी किया जाता है। इस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा वर्ष 2000 में शुरू किया गया था और तब से लेकर इसे हर साल जारी किया जाता है और 163 कंट्रीज को ये रैंक देता है। अब 2025 के इस इंडेक्स में 163 देशों में इंडिया को 14th रैंक पर रखा गया है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। यहाँ पर देखिए अगर हम टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो पहले नंबर पर इस इंडेक्स में है बुर्किना फासो, सेकंड पर है पाकिस्तान और थर्ड पर है सीरिया। ये 3 देश टॉप 3 आतंकवाद प्रभावित देश हैं। इंडिया की नेबर कंट्रीज की बात करें तो अफगानिस्तान 9वें नंबर पर, म्यांमार 11th, बांग्लादेश 35, नेपाल 68 और भूटान और श्रीलंका इस लिस्ट में 100वें नंबर पर हैं। इंडिया को 2024 में भी 14th रैंक पर ही रखा गया था और अब 2025 में भी इंडिया को 14th रैंक ही दी गई है। अचंत शरद कमल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, यह किस खेल से संबंधित है? अचंत शरद कमल बहुत ही फेमस टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल टेबल टेनिस खेलों से संन्यास की घोषणा की है। देखिए अचंत शरद कमल ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 7 गोल्ड मेडल अभी तक अपने नाम किए हैं और इसके अलावा एशियन गेम्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 2024 में जो पेरिस ओलंपिक आयोजित किया गया था उसमें पीवी सिंधु के साथ संयुक्त रूप से ये ओपनिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बीरर थे। अचंत शरद कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। खेलों में इनके योगदान के कारण इन्हें 2004 में अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है। इसके बाद 2019 में दिया गया था पद्मश्री और सबसे लास्ट में अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 2022 में अचंत शरद कमल को। टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। नेक्स्ट, चक्रवाती तूफान गेरेंस किस समुद्र में आया है? तो हाल ही में एक साइक्लोन देखने को मिला गेरेंस नाम का, जिसकी उत्पत्ति इंडियन ओशियन में हुई थी। मेडागास्कर द्वीप के पूर्व में इंडियन ओशियन में साइक्लोन गेरेंस उत्पन्न हुआ और इसने फ्रांस की एक टेरिटरी है, एक आइलैंड है इंडियन ओशियन में जिसका नाम है लॉ रियूनियन, इसको प्रभावित किया है।
तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेरेंस इंडियन ओशन में देखने को मिला था। इसके अलावा देखिए हाल ही में जो अलग-अलग तूफान आए हैं, अलग-अलग साइक्लोन देखने को मिले हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो कि स्पेशली इंडिया के आसपास बने। जैसे साइक्लोन रेमल की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में आया था और इसने इंडिया में वेस्ट बंगाल को प्रभावित किया और बांग्लादेश को प्रभावित किया। साइक्लोन आसना अरेबियन सी में आया था, इंडिया में गुजरात के तट से टकराया। साइक्लोन दाना की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में उठा था, जिसने इंडिया में ओडिशा को प्रभावित किया। साइक्लोन फेंगल की बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल में आया था और इसने तमिलनाडु के पूर्वी हिस्से को प्रभावित किया था। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर गैरेंस तूफान से है, तो ये इंडियन ओशन में देखने को मिला। इसके अलावा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों पर एक तूफान टकराया है, जो कि प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिम में उठा है। प्रशांत महासागर में उठने वाले इस ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम है अल्फ्रेड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों से टकराया है। तो ये भी एक न्यूज़ याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। आगे, भारत का पहला रिवर डॉल्फिन जनगणना सर्वेक्षण किया गया। इसमें देश में डॉल्फिन की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2021 से 2023 तक भारत में डॉल्फिन की गणना करवाई है, जो कि रिवर डॉल्फिन है। स्पेशली इन डॉल्फिन की गणना की गई एक तो गंगा नदी तंत्र की नदियों में, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की नदियों में और ऊपर सिंधु नदी तंत्र की नदियों में। इनमें ऑल ओवर इंडिया डॉल्फिन की संख्या की बात करें तो इंडिया में 6,327 डॉल्फिन है वर्तमान में, और इनमें से 6,324 डॉल्फिन अकेले गंगा नदी तंत्र में पाई गई और 3 डॉल्फिन देखने को मिली सिंधु नदी तंत्र की नदी व्यास नदी में। तो ऑल ओवर इंडिया में कितनी डॉल्फिन है? 6,327। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डॉल्फिन देखने को मिली 2397, फिर बिहार में 2220 और वेस्ट बंगाल में 815। सबसे कम डॉल्फिन मिली है पंजाब में व्यास नदी में। क्लियर? आगे चलिए। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब केरल को हराकर किस टीम ने जीता है? तो पहली चीज हमको यहाँ पर ये क्लियर हुई कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 में रनर अप हो गई केरल। इसे फाइनल में हराया है विदर्भ ने, और विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में ही फाइनल खेला गया था, जहां पर देखिए एक बार तो मैच ड्रॉ हुआ, लेकिन अंक तालिका में ऊपर होने के कारण, स्कोर में बढ़त होने के कारण विदर्भ को यहां पर विनर घोषित किया गया और केरल हो गया रनर अप। रणजी ट्रॉफी भारत में डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है क्रिकेट का। बीसीसीआई इसका आयोजन करवाता है और सबसे पहली बार 1934 में इसकी शुरुआत की गई थी। लास्ट ईयर रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब मुंबई की टीम ने अपने नाम किया था और तब इसने फाइनल में विदर्भ को ही हराया था, और अब 2024-25 में विदर्भ हो गई विनर और केरल हो गई रनर अप। यमांडू आरसी हाल ही में किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? यमांडू आरसी हाल ही में उरुग्वे के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए। उरुग्वे एक दक्षिण अमेरिकी देश है जिसकी कैपिटल मोंटेविडियो है। आगे चलेंगे। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? अच्छा, नाम से ये समझ में आ जाएगा कि योजना किसके लिए है। एकल महिला के लिए, सिंगल विमेन के लिए। राज्य में ऐसी महिलाएं जो कि अनमेरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, परित्यक्त हैं या फिर डिसेबल्ड जो विमेन हैं, उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को शुरू करने वाला राज्य है उत्तराखंड राज्य। इसके लिए राज्य ने हाल ही में 30 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अब इस योजना का लाभ कैसे दिया जाएगा? तो राज्य में जितनी भी सिंगल विमेन हैं, अगर वो खुद का स्टार्टअप खोलना चाहती है, फॉर एग्जांपल ब्यूटी पार्लर, बुटीक, डेयरी, शॉप या फिर कोई भी स्मॉल बिजनेस, तो उसके लिए 75% तक राशि का भुगतान सब्सिडी के रूप में उत्तराखंड सरकार करेगी और 25% उस विमेन को मिलानी पड़ेगी। इस तरीके से महिलाओं को यहाँ पर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का उद्देश्य है। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में इस योजना को राज्य में लॉन्च किया। स्टीव स्मिथ, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा की, किस देश के खिलाड़ी हैं?
ये प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उसके बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने। तो बहुत ही फेमस ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट से हाल ही में संन्यास ले लिया। आगे चलें। चर्चा में रही तांगानिका झील किस महाद्वीप में स्थित है? तांगानिका झील स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो तांगानिका झील के आसपास की बाउंड्री की जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर देखिए 4 कंट्रीज है जिनकी बाउंड्री तांगानिका झील से टच होती है। इनमें बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया और जाम्बिया शामिल है। इन चारों ने मिलकर 5 साल का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है तांगानिका झील की बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए। वैसे ये जो इनिशिएटिव है ना, यूएनईपी का इनिशिएटिव है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का। इसके माध्यम से इन चारों देशों को एक साथ लाया गया और तांगानिका झील की बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए 5 साल का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। तांगानिका झील पूर्वी अफ्रीका में देखने को मिलती है और बेकाल के बाद विश्व की दूसरी गहरी झील है और विश्व की सबसे लंबी झील है तांगानिका झील। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। हाल ही में केंद्र सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए कितनी लागत के रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्तराखंड राज्य में 2 रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की। ये दोनों ही नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाएंगे। 2 रोपवे हैं जिनकी टोटल लागत ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ रुपए आने वाली है। 2 रोपवे की बात करें तो पहला है गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब तक का। यह रोपवे 12.4 किलोमीटर का है और इसकी टोटल कॉस्ट आएगी 2,730 करोड़ रुपए। लंबाई कितनी है? 12.4 किलोमीटर। सेकेंड रोपवे सोनप्रयाग से केदारनाथ तक जाएगा जिसकी टोटल लंबाई 12.9 किलोमीटर है और इसकी टोटल कॉस्ट आएगी ऑलमोस्ट 4,081 करोड़ रुपए। दोनों को मिलाकर ये जो प्रोजेक्ट है इसकी कॉस्ट बैठने वाली है ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ रुपए। दोनों ही रोपवे भारत के उत्तराखंड राज्य में बनाए जा रहे हैं। यह हो गया। आगे आइए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है हर साल 1 मार्च को। अच्छा, उद्देश्य क्या होगा? पूरे वर्ल्ड में सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के रिस्पेक्ट और इक्विलिटी का अधिकार मिले। पूरे वर्ल्ड के देशों को, लोगों को इसके प्रति अवेयर करना कि किसी भी प्रकार के भेदभाव को खत्म किया जाए। यह उद्देश्य जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का 1 मार्च को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एचआईवी एड्स। इसने 2014 में इस डे को शुरू किया था और तब से लेकर यह हर साल मनाया जा रहा है 1 मार्च को। 2025 में वी स्टैंड टुगेदर जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की थीम है। 1 मार्च को हर साल मनाया जाता है। थलिक्की वंदनम योजना किस राज्य में लॉन्च की गई? तो थलिक्की वंदनम योजना को लॉन्च किया है हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश में जब इलेक्शन थे तो तेलुगु देशम पार्टी ने सुपर 6 योजनाओं की घोषणा की थी। उसमें से एक थलिक्की वंदनम योजना है। इसके लिए हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 9,407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 2025-26 के एजुकेशन ईयर में इसे लागू किया जाएगा। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? अगर इसकी बात करें तो राज्य में जो माताएं हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं फर्स्ट से लेकर 12th तक, उन सभी माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 15,000 रुपए की ईयरली आर्थिक सहायता सभी माताओं को दी जाएगी। इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है जिसके लिए 9,407 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य में आवंटित किए। आगे चलिए। किस उपग्रह ने सोलर फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर ली है? पहले हम यहाँ पर यह समझते हैं कि सोलर फ्लेयर कर्नेल होता क्या है। देखिए, सूर्य में क्या होता है कि उसका एक गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। किसका? सूरज का। एक मैग्नेटिक फील्ड होती है सन की। जब ये मैग्नेटिक फील्ड टूट जाती है या फिर चेंज हो जाती है तो विस्फोट होता है सूर्य की सतह पर
और इस विस्फोट में बहुत बार बहुत ही चमकीले और गर्म बिंदु देखने को मिलते हैं। तो विस्फोट की घटना हो गई सोलर फ्लेयर, और वो जो बिंदु देखने को मिले वो है सोलर फ्लेयर कर्नेल। हाल ही में पहली बार इसकी स्पष्ट रूप से तस्वीर ली है भारत के आदित्य L1 ने, जो कि भारत का एक मिशन है। आदित्य L1 मिशन को सितंबर 2023 में इंडिया ने PSLV C57 के माध्यम से लॉन्च किया था। सूर्य की सतह का अध्ययन करना आदित्य L1 का मुख्य उद्देश्य है। किस सैटेलाइट से लॉन्च किया गया था? PSLV C57। अब इसने पहली बार वर्ल्ड में सोलर फ्लेयर कर्नेल की पहली बार तस्वीर ली है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है 3 मार्च को। 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है और 2025 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम है। हर साल ये डे 3 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ें। गंगा जल संधि, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक जल साझा करने की संधि है, यह कब और कितने वर्षों के लिए शुरू की गई थी? देखिए, भारत और बांग्लादेश के मध्य में गंगा वाटर ट्रीटी हुई थी 12 दिसंबर 1996 को 30 सालों के लिए। अब 2026 में देखिए इस ट्रीटी का टाइम पीरियड खत्म हो रहा है। इसी के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच में इंडियन बांग्लादेश जॉइंट रिवर कमीशन की बैठक, जो कि 86वीं बैठक आयोजित की जाएगी, इसका आयोजन किया जाने वाला है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 54 साझा नदियां हैं, जो कि दोनों ही देशों में बहती है। इनके जल बंटवारे को लेकर 12 दिसंबर 1996 में 30 सालों के लिए गंगा जल संधि हुई थी भारत और बांग्लादेश के मध्य में। 2026 में इसे रिन्यू करने के लिए दोनों देशों के मध्य में बैठक शुरू की गई है। हाल ही में थर्ड साबा विमेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? थर्ड साबा विमेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, यहां पर इंडिया ने फाइनल में मालदीव को हराकर इस विमेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो साबा विमेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 में विनर हो गई इंडिया और रनर अप हो गई मालदीव। ये थर्ड एडिशन है। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। दक्षिणी एशिया की जो महिला बास्केटबॉल टीमें हैं, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। 2016 में पहला एडिशन, 2022 में दूसरा एडिशन और अब 2025 में इसका तीसरा एडिशन आयोजित किया गया। यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि इंडिया ने पहली बार ही साबा विमेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भाग लिया है और पहली बार में ही इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया इंडिया ने। साउथ एशियन बास्केटबॉल फेडरेशन और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर साबा विमेंस बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया है। आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे। 4 मार्च 2025 को किन दो रेलवे PSUs को नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो देखिए, पब्लिक सेक्टर कंपनीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम के आधार पर। एक होती है मिनी रत्न कंपनियां, एक होती है नवरत्न कंपनियां और इनके ऊपर होती है महारत्न कंपनियां। महारत्न कंपनियों को फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे ज्यादा होती है। नवरत्न कंपनियों को 1000 करोड़ रुपए तक निवेश की अनुमति होती है बिना गवर्नमेंट से पूछे। और मिनी रत्न कंपनियों की बात करें तो इनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे कम होती है। तो ये 3 कैटेगरी है कंपनीज की, PSUs कंपनी की। हाल ही में देखिए 2 कंपनियों को केंद्र ने नवरत्न का दर्जा दिया है, IRCTC और IRFC। आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनको मिलाकर अब इंडिया में वर्तमान में 14 महारत्न कंपनी हो जाएगी, 26 अब नवरत्न कंपनियां हो जाएगी और 63 भारत में मिनी रत्न कंपनियां हैं। 2 रेलवे PSUs जिनको हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया, IRCTC और IRFC है और इनको मिलाकर नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई? 26। 12वें रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, यहाँ पर सर्कुलर इकोनॉमी जानते क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उसे रीयूज किया जाना, यह है सर्कुलर इकोनॉमी। और यहाँ पर 3R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को बढ़ावा देने के लिए
12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया गया 3 से लेकर 5 मार्च तक राजस्थान के जयपुर में। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। सबसे पहली बार इसका आयोजन देखिए 2009 में जापान में किया गया था और 11th एडिशन का आयोजन 2023 में लास्ट बार कंबोडिया में किया गया था और अब 12वां एडिशन राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया। क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के चांसलर बने हैं? क्रिश्चियन स्टोकर हाल ही में ऑस्ट्रिया के नए चांसलर के रूप में अपॉइंट किए गए। देखिए भारत में जैसे पीएम का पद होता है वैसे ही कुछ यूरोपीय देशों में चांसलर का पद होता है, जैसे जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में। तो हाल ही में ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं क्रिश्चियन स्टोकर। एक यूरोपीय देश है ऑस्ट्रिया जिसकी कैपिटल वीना है। 20 से लेकर 27 मार्च 2025 तक खेलो इंडिया पैरा गेम्स के कौन से एडिशन का आयोजन किया जाएगा? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स के सेकेंड एडिशन का आयोजन किया जाने वाला है 20 से लेकर 27 मार्च तक। यह नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। इसके पहले फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन 2023 में नई दिल्ली में ही किया गया था और उस फर्स्ट एडिशन में हरियाणा मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा था, जिसने टोटल 105 मेडल अपने नाम किए और मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा। वो फर्स्ट एडिशन था। अब 20 से लेकर 27 मार्च 2025 तक खेलो इंडिया पैरा गेम्स का सेकेंड एडिशन आयोजित किया जाएगा। कहां पर? नई दिल्ली। इसके बाद आज के वीकली करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की विधानसभा में 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के लिए 1,65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। इस बजट में सबसे ज्यादा पैसा 12% स्कूली शिक्षा विभाग के लिए खर्च किया जाएगा और सेकेंड नंबर पर 10% का व्यय रखा गया है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए। देखिए टोटल बजट 1,65,000 करोड़ रुपए है, जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करें तो ये 1,41,000 करोड़ रुपए है और कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करें तो ये 24,100 करोड़ रुपए है। इस बार राज्य में देखिए रेवेन्यू सरप्लस में है 2804 करोड़ रुपए, जबकि अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो ये 22,900 करोड़ रुपए का है, जो कि राज्य की कुल जीडीपी का 2.97% है। तो यहाँ पर देखिए राज्य के लिए स्पेशली ये काम आ सकता है, लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं तो केवल छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बजट कितने का रखा ये याद कर लीजिए। ये है 1,65,000 करोड़ रुपए का बजट 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में। सबसे ज्यादा 12% स्कूली शिक्षा विभाग को 22,356 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने वीकली करंट अफेयर की सीरीज में 3 से लेकर 9 मार्च तक के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में समझा, एक एक फैक्ट को डिस्कस किया। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।